नमस्कार। देश में अब से पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर शायद ही आम आदमी में इतनी उत्सुकता रहती हो, क्योंकि वो एक समीकरण का चुनाव हुआ करता था और जो सत्तारूढ़ गठबंधन होता है आसानी से अपने उम्मीदवार को पिछली बार जिता चुका था। तो इसलिए ये कोई बहुत चर्चा का विषय नहीं था। लेकिन जिस तरह से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विदाई हुई और उसके बाद चर्चाओं ने जिस तरह का जोर पकड़ा, उससे अब नए उपराष्ट्रपति को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर बीजेपी किस उम्मीदवार को सामने उतारती है और बिहार चुनाव से पहले विपक्ष ऐसा कौन सा उम्मीदवार देगा जो हार तो जाएगा, लेकिन वो उनके एक राजनीतिक एजेंडे को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो। एक इस तरह की कवायद आपको चल रही है। चूंकि साझा उम्मीदवार के तौर पर एनडीए गठबंधन ये दिखाने की कोशिश करेगा कि एनडीए का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह इंटैक्ट है। ये अलग बात है कि अब उसके कई सारे सहयोगी अलग तरीके से छिटक रहे हैं। अभी ये देखना होगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस भी उसमें शामिल होती है, नहीं, क्योंकि अभी पिछले मुलाकात में वो वीसी में शामिल थे अभिषेक बनर्जी। तो इस वक्त सबसे बड़ी जो चर्चा है वो तो बीजेपी या जो एनडीए गठबंधन है उसी के लिए है कि आखिर वो किस को एक उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनते हैं। कई सारे नाम उभर रहे हैं, अलग अलग नाम पर हम लोग भी चर्चा कर चुके, लेकिन कोई भी नाम अभी एक फाइनल नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक वो दो लोग फाइनल नहीं करते हैं और वो अचानक एक ट्वीट के साथ भी आ सकता है या फिर एक तरीका जिस तरह से वो सब अपनी संसदीय उसका पालन करते हुए दिखते हैं, कई बार एक औपचारिकता ही सही, लेकिन उस तरह से बीजेपी करती है, तो वो ऐसे भी आ सकता है। लेकिन इस वक्त जो एक नाम आपने कल से सुना होगा वो नाम राज्यपाल देवव्रत का आ रहा है कि आचार्य देवव्रत को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि गुजरात के जो राज्यपाल इस वक्त हैं उनकी लॉटरी इसलिए निकल सकती है क्योंकि शायद बीजेपी जातिगत समीकरणों को बनाए रखना चाहती है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया। हालांकि मुझे इस पर मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिस वक्त पूर्व उपराष्ट्रपति माफ कीजिएगा जब चुनाव हुआ था नाम के लिए, उस वक्त भी उससे बहुत ज़्यादा जातिगत समीकरण साधने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि उनका कोई जनता के बीच में कोई आधार नहीं था। वो जीते ज़रूर थे कांग्रेस से या जनता दल से, लेकिन अगर एक जन नेता के तौर पर या मास मोबिलाइजेशन करना अपनी कास्ट का, वो उनकी कभी भी विशेषता नहीं रही थी। तो ऐसे ही आचार्य देवव्रत और भी अजनबी सा नाम बहुत सारे लोगों को लग सकता है, और सिर्फ इसलिए कि जाट वोटों को बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती। इससे मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया इस समय बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ना तो बिहार में है, क्योंकि हर एक चुनाव का मैसेज होता है, हर चुनाव को अगर उसी तरह से देख रहे हैं जातिगत एंगल से, तो बिहार में किसी भी जाट उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनाने से वहाँ उनको वोटों का कोई फायदा नहीं हो सकता। इसके बाद फिर आप आगे जाते हैं, अगले 5 जो राज्यों में चुनाव होने हैं, चाहे वो बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो, वहाँ से भी कोई फायदा उनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए जो लोग इस तरह से अंदाज लगा रहे हैं कि जातिगत आधार पर बीजेपी सिर्फ जाट उम्मीदवार का ही चयन करेगी, मुझे उसमें संदेह दिखता है, क्योंकि ये कोई बहुत ही ज़्यादा बीजेपी के लिए इस समय कंस्ट्रेंट नहीं है कि वो कोई किसान आंदोलनों से निपटना चाहती हो, या फिर उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा और राजस्थान, यहाँ जहाँ इन वोट की कीमत है वहाँ से कोई चुनाव हाल फिलहाल में होना हो। तो ये तो मेरी नज़र में वो एक कोई क्राइटेरिया बनता नहीं है कि बीजेपी ये सैचुरेट करना चाहेगी जाट वोटों को और जाट ही उम्मीदवार लाएगी। लेकिन सिर्फ ये चर्चा है, और उससे पहले बहुत सारे नामों की चर्चा आ चुकी, और अचानक आपने एक नया नाम उसमें शामिल होते हुए देखा। चूँकि जो पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं उनके पास जिस तरह का भी कोई आइडिया इम्पोज होता है, उसको फिर वो हवा में उछालते हैं और उस पर रिएक्शन देख के फिर आगे की वो तय करते हैं। लेकिन विपक्ष ने इस पर क्या तैयारी की, ये बड़ी वो है, क्योंकि 7 तारीख को विपक्षी गठबंधन जो है राहुल गांधी के साथ डिनर कर रहा है। उस डिनर में यही चर्चा की जा रही है, क्योंकि उससे पहले वो एटम बम फोड़ चुके होंगे राहुल गांधी, यानी 5 तारीख को अपना एटम बम चूंकि फोड़ चुके होंगे, तो लिहाजा वो 7 तारीख को डिनर पर वो दिखाना चाहेंगे। और वो अभी तक जो जानकारी है कि वो एक ऐसा उम्मीदवार चुनने की कोशिश करेंगे जो जेडीयू
यानी बिहार से अगर वो चुना जाए तो उनके लिए परेशानी खड़ा करें, या फिर वो आंध्र प्रदेश से। ये भी एक जो अटकलें हैं वो चल रही हैं कि वो या तो आंध्र प्रदेश से चुनेंगे, ताकि चंद्रबाबू नायडू को तेलुगु बिड्डा, आपको याद होगा जब देश के प्रधानमंत्री बने थे नरसिम्हा राव, तो तेलुगु बिड्डा यानी तेलुगु का बेटा ये कहा गया था। तो उसी तरह का कोई इमोशनल चार्ज वो करना चाहते हैं, ताकि अगर चंद्रबाबू नायडू के ऊपर इस तरह का दबाव हो कि वो एनडीए को वोट करे या ना करे। लेकिन ये मैं बहुत ही ज्यादा आशावाद मानता हूं एनडीए गठबंधन के नेताओं का, और शायद हवा में रहने वाला, क्योंकि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ अपना जो एक सोल जेल वाली स्टेट दिखा रहे हैं, बल्कि वो पूरी तरह से इस समय तो सिंक्रोनाइज दिख रही है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो कोई उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि दिक्कत क्या है कि उनको लगता है कि अगर सीधा एनडीए का गठबंधन है तो वो तो जीत की स्थिति में है, लेकिन बीजेपी अपने आप से जीत की स्थिति में नहीं, क्योंकि एनडीए के पास दोनों गठबंधन में मिला के 418 है, दोनों सदनों मिला के। ये संख्या उपराष्ट्रपति पद पर जीत के लिए 392 सदस्यों से 26 ज्यादा है। इसके अलावा पार्टी राज्यसभा में 7 मनोनीत और 3 निर्दलीय में से 2 का समर्थन हासिल कर सकती है, और लोकसभा में भी पार्टी को अकाली दल का समर्थन मिल सकता है, और 7 निर्दलीय और छोटे दलों के 4 सांसदों का रुख साफ नहीं। इसके बावजूद भी वो सीधे तौर पर जीत की उम्मीद जता सकती है। लेकिन अगर आप सीधे तौर पर जो देखते हैं कि बीजेपी के पास अपने आप में, तो वो अपने से नहीं जिता सकती है, ये बात तो सही है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का खुद विपक्ष के अंदर विरोध शुरू होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ये कतई नहीं चाहेंगी कि कोई ऐसा नाम आए जो उनके बंगाल के चुनाव में मदद ना कर सके। वो भले ही विरोध हो नहीं हो, ये तो अलग बात है, क्योंकि अभी बंगला भाषा को लेकर उन्होंने एक जो पूरी ताकत उनकी बंगाला भाषा को जोर देने पर है, और पूरा जो चुनाव अब वो लड़ रही हैं उसको इमोशनल इशू ले जाकर कि दिल्ली में बैठी सरकार बीजेपी या बीजेपी शासित राज्यों में बंगला भाषियों के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ चूंकि उनको बांग्लादेशी घोषित किया जा रहा है, और उनको भारत में रहने नहीं दिया, मतलब भारत में जो रेस्ट ऑफ बांग्लादेश है, माफ कीजिएगा बंगाल है, उसके बाहर उनको दिक्कतें पेश की जा रही हैं। इसके इर्द गिर्द उन्होंने अपना चुनावी गणित भिड़ाया हुआ है। अगर हम देखते हैं तो क्या टीएमसी उनके साथ खड़ी होगी, ये बहुत सारा सवाल है। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी उनसे पूरी तरह अलग है, वो उनके किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी, मुझे इसमें भी शक है। तो जो डिनर है, डिनर पर वो नाम जरूर उछाल सकते हैं। राहुल गांधी किसी ना किसी एक ऐसे कैंडिडेट को उनके लोग हो सकता है कि असमंजस पर लाने के लिए वो कोशिश करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है, मुझे नहीं लगता कि उसमें राहुल गांधी का ये 7 तारीख का डिनर किसी भी एक नाम को सामने ला सकता है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन जितना कोशिश कर रहे हैं दिखने की एक, उतने एक है नहीं। क्या उनके साथ केरल की जो सीपीएम है या लेफ्ट की सरकार है एलडीएफ, क्या वो उनके साथ किसी एक उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम पर सहमत होगी, ये देखने की बात होगी। तो मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव जो है पहली बार इतना दिलचस्प हो रहा है, और जब प्रधानमंत्री मिलते हैं, गृह मंत्री मिलते हैं जो देश की राष्ट्रपति के साथ कुछ घंटों के अंतराल पर, तो ये चर्चा और जोर पकड़ती है। और जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विदाई हुई, उसके बाद से हर आदमी का इंटरेस्ट ये है कि आखिर इस पोस्ट पर जिसके चलते अचानक इस तरह से विदाई हुई कि उनको राज्यसभा से भी विदाई नहीं दी गई सदन से, उसके बाद किस शख्स को बीजेपी अपनी विश्वास की ये बैटन थमाती है, तो देखना दिलचस्प होगा। अभी ये नाम उछल रहे हैं, इन नामों में से किस पे कौन होगा इस पर हम लोग बात जरूर करेंगे। जैसे ही इस पर कोई अपडेट होगी उस पर भी बात करेंगे। तब तक आप देखिए धीरेन्द्र कुंडी न्यूज़ पॉइंट। अगर आपको ये पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।